हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई सभी को। और फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में, जिसमें आपको आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चीज़ देने जा रहे हैं। साइंस की एच टेट में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो, यानी उनका एक तरह का सॉल्यूशन मान लीजिए। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है आपके ग्राम सचिव में भी उठ जाए, हो सकता है आगे आने वाले पुलिस के एग्ज़ाम में भी उठ सकता है। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्याज में खाद्य संग्रहणीय पादप भाग है, यानी फूड स्टोरिंग प्लांट पार्ट इन ऑनियन इच। तो वो कौन सा होता है बच्चों? स्टेम होती है, यानी जिसे आप लोग क्या कहते हैं? तना। यानी प्याज में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तना। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन आता है बच्चों हमारे पास कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का साम्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका आवर्तकाल होगा। वैसे इसका आवर्तकाल बता देता हूं बच्चों कितना है। सेकंड ऑप्शन है 3.14 सेकंड, इसका आंसर है। आया कैसे बच्चों? जो आप लोग जानते हो कि जब एक्सेलरेशन ऑसिलेशन में लिया जाता है तो वो होता है अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो हमारे पास यहाँ अल्फा एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से बच्चों आप रिलेशन जनरेट कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाय वाई। तो अल्फा की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वाई की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3। तो लिख देता हूँ, जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 12/3। ये कट के आंसर कितना देगा बच्चों? 4। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको? 4। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी? 2। हो गया कंक्लूजन। इसके बाद थोड़ा रब करके दोबारा बताता हूं। तो देखिए, अब जो आपने कंक्लूजन लिया है बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया है? 2। अब ओमेगा कितना होता है आप लोगों को पता है, 2 पाई/टी होता है, याद रहे। इज इक्वल टू कितना है? 2। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पाई/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो मेरे पास जो टाइम पीरियड बचा है वो आंसर कितना रहेगा? पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथियों? 3.14। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 3.14 सेकंड। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 93। एक एंजियोस्पर्म में मुक्त केंद्रीय विभाजन निम्नलिखित में से किसके बनने के दौरान होता है? यानी इन एंजियोस्पर्म द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम बच्चों नीट में आया था। अब देख लो आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन टीजीटी के जो एचटेट में पूछे गए हैं साइंस में, टोटली क्वेश्चन नीट से उठाए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? भ्रूण पोष, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। तो याद रहे आगे के लिए, एंजियोस्पर्म में जो मुक्त केंद्रीय विभाजन पूछ लेना तो आपका आंसर क्या होगा? भ्रूण पोष आएगा, एंडोस्पर्म आएगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो जो आपको ये दिया हुआ है इसका आईयूपीएसी नेम ढूंढना है। तो एक तो देखो बच्चों इसमें कीटोन ग्रुप है, एक इसमें कार्बोक्सिलिक है। इसको नंबर 1 दोगे, 2 3 4 5 और क्या हो गया? 6। अब देखो आपके पास 5 नंबर पे ऑक्सो है, 5 नंबर पे ऑक्सो है, ऑप्शन सेकंड लगाओगे 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो इसमें कार्बन कितने? 6। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 5 पे क्या है? ऑक्सो। तो 5 ऑक्सो आपके पास हेक्सेनोइक एसिड, इसका क्या होगा? आईयूपीएसी नेम। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। चलिए बच्चों 95 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देखो ध्यान रहे बच्चों, इसमें जो मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास दो नीचे लिखे हुए हैं BF3 और CCl4, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अब आपके पास बचे कितने? ऊपर वाले दो, यानी नीचे वालों पे दोनों पे क्लिक कर दो, आपके पास कुछ नहीं है। रही बात NF3 और NH3, तो याद रहे अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो NF3 से हमेशा ज़्यादा होता है। तो अमोनिया इज
मोर डाइपोल मोमेंट कैटेगरी देन NF3। तो आंसर आपका क्या बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा, अमोनिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंग्रोव पादपों की ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी जड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछा जा सकता है, हो सकता है ये ग्राम सचिव में भी उठे, हो सकता है पुलिस में भी उठे। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक रूट्स ऑफ द मैंग्रोव प्लांट्स आर, तो इसमें होती है न्यूमेटोफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरेलॉइड्स जो रूट्स होती है वो आपकी जिम्नोस्पर्म में होती है। कोरेलॉइड किस में आती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये भी पूछा जाता है कि कोरेलॉइड रूट्स किस में पाई जाती है, और आर्द्रताग्राही जड़ें हाइग्रोस्कोपिक रूट्स किस में, और असिमिलेटरी रूट्स। इसके लिए बच्चों आप मेरी वीडियो जरूर देखना, बायो वाली जो 3 घंटे की 2 वीडियो बनाई हुई है, एक 2.5 घंटे की, एक 3 घंटे की है, दोनों में मैंने बहुत सारे कंक्लूजन दिए हैं इनसे जुड़े हुए। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर का मतलब है बच्चों ये नीचे से निकलती है जड़ें, और खुंटी नुमा जड़ें होती है जो ऐसे बाहर के नमी वाले इलाकों में पौधों में पाई जाती है। तो ऐसे खुंटी नुमा निकलती है जड़ें, इन्हें न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पर मैंग्रोव प्लांट्स के लिए आता है। जो कैसी होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी के ऊपर एक क्वेश्चन और दे देता हूं। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि जो धरती से ऊपर निकले, यानी धरती के अंदर ना जाए, धरती से कहाँ आए, ऊपर, उसे कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, यानी नेगेटिव जियोट्रॉपिक। और वैसे रियल में जो रूट्स होती है बच्चों वो कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है, रूट्स के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ ले कि साधारणतया जड़ें जो होती है वो कैसी होती है, तो वो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी। और उसके बारे में एक क्वेश्चन और दे देता हूं, प्रकाश के मामले में पूछ लेना बच्चों कि जड़ें प्रकाश के मामले में कैसी होती है, तो आपको याद रखना है ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, क्या बोलते हैं इसे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं बच्चों जड़ों को। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है किसको, जड़ों को। और इसके अलावा इंग्लिश में अगर बोलें तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर जड़ों के मामले में पूछे आपसे तो आप क्या याद रखोगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहा जाता है किसको, जड़ों को। और इसके अलावा तने के बारे में पूछ लेना बच्चों, स्टेम के बारे में, तने के बारे में पूछ ले तो आपको क्या याद रखना है, तना कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। तो आपको आंसर याद रखना है कि स्टेम या तने का पूछे तो कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और एक साथ में और दे देता हूं एलईडी क्वेश्चन कि अगर स्टेम के बारे में ये पूछ ले कि ये जियोट्रॉपिक कैसा होता है, तो निगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिक, क्योंकि तना हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है और जड़ें हमेशा कहाँ जाती है, धरती के अंदर नमी की ओर जाती है। क्लियर, तो ये था एक कंक्लूजन बच्चों, मैंने साथ के साथ एलईडी क्वेश्चन का भी हिंट दे दिया आपको। तो चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि डीएनए पर आधारित वर्गीकीय अध्ययन भाग है, यानी केंद्रक वर्गीकी है, रसायन वर्गीकी का है, यानी कोशिका वर्गीकी का है, या अल्फा वर्गीकी का है। तो ये हमारे पास कैसा है बच्चों, साइटोटैक्सोनॉमी है, जिसे हम कोशिका वर्गीकी कहते हैं। क्रायोटैक्सोनॉमी होती है बच्चों किसके विभाजन से, केंद्रक के विभाजन से होती है। केमो वर्गीकी, केमोटैक्सोनॉमी किससे जुड़ी होती है, कंपाउंड के रिलेशन में जुड़ी होती है। और अल्फा वर्गीकी इन्हीं तरीके से दूसरे कंपाउंड से रिलेट करती है जो हमारे इसके लिए कामयाब नहीं होती, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, डीएनए बेस्ड स्टडी करते हैं। क्लियर, तो चलिए इसके बाद आता है हमारे पास, यदि मानव के नेफ्रॉन में हेनले के लूप अनुपस्थित हों तो निम्न में से क्या अपेक्षित होगा, यानी इफ हेनले लूप वर प्रेजेंट अब्सेंट फ्रॉम द मैमेलियन नेफ्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। तो आप याद रखना बच्चों, अगर मानव नेफ्रॉन में से हेनले लूप निकल जाता है तो मानव मूत्र क्या हो जाएगा, अधिक पतला हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिन विल बी मोर डाइल्यूटेड। आंसर आपका कौन सा होगा, सेकंड। क्लियर है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक द्विबीजपत्रीय है। तो देखो बच्चों, मैंने कहा था ना, मैंने बायो की वीडियो बना रखी है जो एचएससी मैराथन के लिए ली गई थी पहले,
1 साल हो गया है उनको, उनमें मैंने इनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक द्विबीजपत्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज डाइकोट? यानी बैम्बू है, केला है, गेहूं है, कांग्रेस ग्रास है। तो आप आंसर क्या लगा के आओगे बच्चों? कांग्रेस ग्रास। उसमें मैंने ट्रिक भी बताई है कि जो बांस है, गेहूं है और बनाना है, ये सारे एक बीजपत्री होते हैं, यानी ओनली मोनोकोटिलेडन्स होते हैं। और जो कांग्रेस ग्रास है, पार्थेनियम, वो कैसा होता है आपके पास? डाइकोटिलेडन। क्लियर है? तो चलिए, इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों अब कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की खोज की थी। ये सब जानते हैं बच्चों, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं आपको, रॉबर्ट हुक। सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो जिसने कोशिका की खोज की थी, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर पूछ ले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे, ये तो क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, उसकी खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग बताओगे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, यानी बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनेल सेल का पता किसने लगाया था? ये बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में। और उसे किसका फादर कहा जाता है? फादर ऑफ विच कंटेंट ऑफ द साइंस कहा जाता है? तो ये भी आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जिंक की कार्बोनेट है इसका? ये क्वेश्चन बच्चों दोनों एचटेट एग्जाम में आया है, टीजीटी में भी आया है और पीजीटी केमिस्ट्री में भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ द जिंक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम विल बी, कि हो सकता है ये आपके आगे आने वाले के एग्जाम के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकता है। इसका आंसर क्या लगाओगे? कैलामाइन, यानी आपके पास जिंक कार्बोनेट को कहा जाता है बच्चों कैलामाइन। क्लियर है? जिंक ब्लेंड किसको कहते हैं बच्चों? पता होना चाहिए। जिंक ब्लेंड कहते हैं किसको? ZnS। किसको कहते हैं? ZnS। और जिंकाइट किसको कहते हैं? ZnO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, अच्छे से याद रखने हैं। चलिए, अब आता है हमारे पास, एक बूंद आयोडीन विलयन मिलाने पर चावल का पानी नीला काला हो जाता है, यह इंगित करता है? किसको इंगित करता है? छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो कि राइस वाटर टर्न्स ब्लू ब्लैक ऑन एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। तो क्या होता है उसमें बच्चों? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। आयोडीन के कारण नीला और कैसा हो जाता है? काला। तो यह इंगित किसको करता है? हमारे पास स्टार्च की उपस्थिति को करता है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेंजीन वलय में आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए मेटा निर्देशी समूह है? इसका इंग्लिश में पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग? तो देखो, आपके पास ये बेंजीन रिंग बना दी मैंने, इसके अंदर कहता है कि इसके ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके लिए मेटा डायरेक्टिंग होती है। मेटा का मतलब इस पे नंबर 1 होगा और जुड़ने वाला जो आएगा वो नंबर 3 पे जुड़ेगा। तो इसमें बच्चों हमेशा याद रखना है, एक तो होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड बैठा है तो जो डायरेक्टिंग होगी बेंजीन रिंग पे वो कौन सी पोजीशन पे होगी? तीसरी पे। और अगर हो सकता था कि अगर वो बेंजीन के ऊपर क्या दे दे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर भी बच्चों याद रखना डायरेक्टिंग कौन सी होती है? मेटा डायरेक्टिंग ही होती है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है HSC में भी। ठीक है, ये नहीं कहता कि पूछा जाएगा, हो सकता है आ जाए। तो इसे अच्छे से याद रखना है, कौन सी डायरेक्टिंग होती है? अगर एल्डिहाइड आ जाए तो मेटा डायरेक्टिंग, और साथ में मैंने हिंट दे दिया है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का भी। ये भी आ जाए तो कौन सी डायरेक्टिंग होती है प्यारे बच्चों? हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होती है, 2 केस में। क्लियर है? तो चलिए, अब बात आती है मलेरिया इज कॉज्ड बाय, यानी मलेरिया होता है किसके कारण? देखो, 2 आंसर है यहाँ पे, एक प्लाज्मोडियम और एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यानी इसने क्वेश्चन पूछा है कि मलेरिया होता है किसके कारण? तो आंसर क्या बनता है अपना? प्लाज्मोडियम। अगर ये लिख देता मलेरिया इज कॉज्ड बाय बाइट बाय, यानी किसके काटने पर होता है, तो आंसर क्या लगा के आओगे आप? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम, क्योंकि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। याद रहे, प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। क्लियर है? आंसर क्या याद रखोगे बच्चों? हमारे पास प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। तो याद रहे अच्छे से, मैंने जो बायोलॉजी की
करवाई हुई है वीडियो बच्चों, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उठे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप देखो या ना देखो। चलिए, मलेरिया होता है, ये हो गया। अब आता है निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। तो आंसर आप याद रखोगे 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। तो कैसे होता है बच्चों, हमारे पास C डबल बॉन्ड और यहाँ पे होता है C फिर C और H और डबल बॉन्ड और यहाँ क्या होता है CH। तो ये है 2। अब ये होता है और इसके ऊपर आपके पास क्या है बच्चों, Cl। तो हमारे पास क्या बन गया बच्चों, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। तो हमारे पास आंसर क्या है, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। नियोप्रीन क्या चीज़ होती है बच्चों, ये भी याद रखना। नियोप्रीन को हम सिंथेसाइज रबड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड रबड़ भी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता था बच्चों, अगर मेरे पास ये 2-chloro वर्ड हटा दूं और 1,3 ब्यूटाडाइन ही रखूं तो ये क्या होता है, मेरे पास नेचुरल रबड़ होता है। क्या होता है, नेचुरल रबड़। इसे बोला क्या जाता है, आइसोप्रीन। तो आपके पास आइसोप्रीन में बस 2-chloro नहीं होता, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है अकेला। और जैसे ही तुम्हारे पास आ जाए कि हमारे पास 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन लगा दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नियोप्रीन। और अगर उसकी जगह आइसोप्रीन दिया होता तो क्या होता, 2-मिथाइल वर्ड दे सकता है 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, क्या दे सकता है वहाँ पे, 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो ये है आइसोप्रीन, ये हमारे पास नेचुरल रबड़ का फिनोमेना था। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 106। एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, तो इसके प्रक्षेपण कोण का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों, मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी, बहुत सारी पहले समझाए भी थे जब लॉकडाउन चल रहा था, कि प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास जैसे ये कहता है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी जाती है जिससे ये मैक्सिमम हाइट लेता है, और उसका रिलेशन किससे बताता है, मैक्सिमम रेंज। तो ये होती है मैक्सिमम रेंज R और ये होती है मैक्सिमम हाइट H। तो हमारे पास जो R होती है वो 4 टाइम H होती है बच्चों। क्या होती है, R जो होती है वो 4 टाइम क्या होती है, H। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास प्रक्षेप्य की अधिक परास, क्षैतिज परास, इसकी अधिकतम ऊंचाई की कितने हैं, 4√3 है। तो आप क्या करोगे, इस R की जगह क्या रखोगे, 4√3H। तो हमारे पास अब ये रिलेशन पैदा हो गया। अब हमारे पास निकालना क्या था हमें, एंगल। तो वो हमें वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू ऐसे निकलती है बच्चों, रब करके दोबारा देता हूँ। हमारे पास R की वैल्यू क्या होती है बच्चों, R की वैल्यू थी H के इक्वल। तो वो कहता है R कितना है, 4√3 टाइम है किसका, H का। तो ये 4√3 टाइम H का हो गया। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, ये होती है म्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g बाय z होता है, सॉरी बाय z। ये तो वैल्यू होती है बच्चों किसकी, H की। ठीक है, H की आ गई। और R की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और बाय z, ये होती है। ठीक है, इसके साथ साइन स्क्वेयर हो गया ना, तो इसकी वैल्यू किस में होती है, 2 थीटा में होती है। और जब इसको कट करोगे आप, इसके नीचे 2g होता है बच्चों, 2g। तो हमारे पास जैसे ही कट करोगे हाइट और रेंज को, तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है। देखो मैंने पहले लिख रखा है यहाँ पे, जैसे कैलकुलेशन की थी, ये याद रख लो कि हमारे पास 4/4√3 बाई क्या है, H की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों का रिलेशन था। यहाँ से जो बचती है वैल्यू, उसका आंसर एंड पॉइंट में टेंजेंट थीटा 1/√3 बचता है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। तो ये रिलेशन याद रखना है। हमारे पास दोनों रिलेशन है। H का रिलेशन दोबारा बता देता हूँ बच्चों, H किसके बराबर होता है, म्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। और जो R है वो होता है म्यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय z। तो इन दोनों का रेशो निकालना है पहले। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दी हुई है, तो R की जो वैल्यू है वो 4√3H है। ऐसे है, दोबारा से लिख देता हूँ। ऊपर तो रखोगे आप H, नीचे रखोगे आप 4√3 और H। ये हो गया, H से H कैंसल। इसकी वैल्यू, H की वैल्यू कितनी थी आपके पास, म्यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और बाय में कितना है, 2g, ये हो गया। और बाय में अपने पास क्या है, म्यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा और बाय में कितना है, z। तो वो g कहाँ चला गया, ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया। एक सेकंड बच्चों,
हाँ, थोड़ा सा एक बार बीच में गड़बड़ा गया था सिस्टम, थोड़ा बैक कर देते हैं। चलिए 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 दोबारा से बता देते हैं। यहाँ से हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो अब हमारे पास बच्चों आंसर क्या है, अब बताओ। अब मेरे पास जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या होगी अपनी 30 डिग्री। मैंने कंक्लूजन दे दिया है पीछे, थोड़ा देख लेना और थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है धान के खेतों में प्रयुक्त एक जैव उर्वरक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ गड़बड़ होती है। मैक्सिमम बच्चे धड़ाले से क्या करके आएंगे, तीसरा आंसर लगा के आएंगे, राइजोबियम मेलिटोटी, ठीक है, मेलोटाई बोलते हैं इसे। और थर्मस एक्वेटिक्स, राइजोबियम और जो बेसिलस होते हैं बच्चों, ये हमारे पास एक तरह से बैक्टीरिया है। और बची कौन सी, एजोलोपिनाटा। एजोलोपिनाटा क्या चीज़ होती है, एल्गी से प्राप्त होती है। किससे होती है, एल्गी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एनाबीना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनाबीना। जो आपके पास एजोलापिनाटा है ये किससे रिलेट करती है, एल्गी से करती है, और जिसका नाम क्या है, एनाबीना। और एनाबीना कौन सी, अल्फा, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। क्या बोला है मैंने, एनाबीना अल्फा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल इज अब्सेंट इन, यानी क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है तो किस में होता है बच्चों, हमारे पास फंगस में। फंगस में आपके पास किसी भी टाइप का क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। लाइकेन, एल्गी और बायोफाइटा में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ थैलमस। चलिए आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या कौन से असत्य हैं। तो जैसे फाइब्रोब्लास्ट वसा में, उत्तक में, भोजन में संग्रह करते हैं। और नंबर 2 दे रखा है, निसल के कण कणिकाओं में होते हैं। तो देखो ये हमारे पास रॉन्ग है, ये भी हमारे पास निसल्स ग्रेन्यूल्स आपके कहाँ होते हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। चलो इसके बारे में बता देता हूँ। निसल्स जो ग्रेन्यूल होते हैं ना, ये हमारे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। किससे होते हैं, न्यूरॉन से, पहली चीज़। और दूसरा, ये प्रेजेंट किसके साथ होते हैं, RER के साथ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास न्यूरॉन सेल के अंदर RER में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसका मतलब ये हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स में नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट क्या होती है, WBC होती है, जो आपके पास क्या है कि 3 तरह के कण रखती है। तो आप लोगों ने छोटी क्लासों में, वैसे 10th क्लास में पढ़ा भी होगा बच्चों, कि जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो आपके कौन से हैं। एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स और तीसरा होता है बेसोफिल्स। याद रखना हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट कितने होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स बता दिया, दूसरा इओसिनोफिल्स और तीसरा बेसोफिल्स होता है। तो इसका मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत। रही बात तीसरी, ब्लड प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोटिक होता है बच्चों, यहाँ इसने मैक्रोफेजिज लिख दिया, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, पहला ABC। तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि सीरम ग्लोबुलिन एंटीबॉडी की तरह काम करता है। यस, सीरम जो ग्लोबुलिन होता है गामा ग्लोबुलिन के साथ कनेक्टिव होता है, और जो किसका काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। अल्फा, बीटा और गामा 3 तरह की ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, जिसमें सीरम ग्लोबुलिन गामा से एक्ट करता है, और किसका काम करता है, एंटीबॉडी का। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगले ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछे हैं, तो वो हमारे 3 आगे A, B और C। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला। क्लियर है। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर इन, तो यानी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो यहाँ पर अब डिपेंड नहीं करती बच्चों, किस पर, मीडियम पर। तो आपके पास जो अब फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी ऑब्जर्वर के लिए, 600 हर्ट्ज ही होगी। इसका आंसर क्या लगाओगे तुम, थर्ड। ये मैंने साउंड के चैप्टर में करवाया भी था बच्चों, पिछले बार भी, और अब भी बताया है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्लियर है। तो चलिए आगे आता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट करेक्ट। तो आप लोगों को पता है बच्चों, आप कमेंट्स में बताओगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है। नंबर 2, इसको पावर हाउस और बायोब्लास्ट नाम दिए गए, तो पावर हाउस नाम किसने दिया था, और बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था, और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था। ये तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे मुझे। मैं इस फोकस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी क्वेश्चन पे अड़ता हूँ पहले।
तो इसमें क्वेश्चन क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा सही नहीं है, तो साइटोक्रोम सी एटीएस का एकमात्र प्रीदिय सदस्य है। तो देखो पहली बात तो याद रखना, साइटोक्रोम सी पेरिफेरल नहीं होता, ये इंटरकनेक्टेड होता है माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर क्रिस्टी में, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेंबर रेन बाउंड एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो ये ऑप्शन सही है। एटीपी सिंथेसाइड टूअर प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस साइड एटीपी सिंथेटेज, ये भी सही है। और नेट गेन ऑफ एटीपी इज 2 इन द ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ कितने एटीपी बनते हैं, 2 बनते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, सही है। तो आपके पास इसने पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही नहीं है, तो वो पहला ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ की संरक्षित प्रजाति है, तो ये सभी बच्चों को पता है, मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर बच्चों एक सींग वाले गैंडे कंजर्व्ड स्पेसीज मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव एनिमल विद 2 पेयर ऑफ एंटीने एंड ग्रीन ग्लैंड्स, यानी श्रृंगिका, यानी दो जोड़ी तो एंटीना होते हैं इसके पास और इसमें ग्रीन ग्लैंड होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका फर्स्ट है, क्रेस्टेसिया के अंदर 2 जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं और ग्रीन ग्लैंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा आ जाए ना क्वेश्चन बच्चों कि ग्रीन ग्लैंड किस प्रकार के एनिमल्स में मिलती है, तो आर्थ्रोपोडा में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉकरोच का भी क्वेश्चन आता है इसमें, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन ग्लैंड। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर दिस रिएक्शन, यानी नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि इसकी डेल्टा एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये कहता है कि इसमें रिलेशन कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन लगाओगे Kp इज इक्वल टू KC RT रेज टू द पावर -2, यानी ये रिलेशन लिया गया है प्रोडक्टिविटी विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ आइडियल गैस, यानी PV इज इक्वल टू NRT रिलेशन लिया गया है। इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास, KCRT रेज टू द पावर -2 इज द करेक्ट आंसर। एक पादप जिसका जीनोटाइप AABBCC है में भिन्न प्रकार के कितने युग्मक बनेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे बच्चों, 2। कौन कौन से युग्मक बनेंगे, जो आपको AA B स्मॉल b और आपको AA ये दिया हुआ है बच्चों AA और फिर दिया हुआ है BB और CC। तो इसमें क्या करना है, जो आपके पास ये जो कैटेगरी है इसमें से छंटनी करोगे तो 2 बंदे उठेंगे AB और पीछे से कैपिटल C। तो एक तो जीनोटाइप ये हो गया। दूसरा आपके पास जीनोटाइप कौन सा बनता है, A तो बड़ा, B छोटा और C बड़ा। तो यानी BB जो है ये दोनों डिफरेंट है, AA सेम है, CC सेम है। तो एक A उठाओगे, इसमें से एक B उठाओगे और इसमें से एक C, तो पहला जीनोटाइप ABC। फिर A उठ गया, फिर यहाँ से स्मॉल b उठ गया और यहाँ से क्या उठ गया C, यानी पहले तीनों डिजिट आगे वाले, यानी तीनों लेटर आगे वाले, फिर कौन से पीछे वाले, ये ले लो। तो आपके कितने जीनोटाइप के जोड़े बनते हैं, आपके 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें से, 4th। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है टमाटर की कोशिका का निर्जीव भाग उसका कौन सा हिस्सा होता है। सिंपल है, निर्जीव भाग कौन सा होता है, सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन आर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। क्लियर है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह सिद्ध किया जा सकता है। तो किससे सिद्ध होता है बच्चों, पोलराइजेशन से होता है, ध्रुवण से होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय विच ऑप्टिकल फिनोमिना, तो दिस ऑप्टिकल फिनोमिना इज नॉन टू बी पोलराइजेशन, यानी कैसे, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में चलती है तो ये पार्टिकल को अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या करती है, ऑसिलेट करती है। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव चलती है उसके अप और डाउन में पार्टिकल्स को क्या करवाती है, ऑसिलेट करवाती है। तो विच इज़ नॉन बी द पोलराइजेशन फिनोमेना। और ये जो नेचर होता है ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। यूनिडायरेक्शनल लाइट पोलराइजेशन से मिलती है, निकोल प्रिज्म से हम लाइट को पास करते हैं, जो आपकी मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइट होती है। चलिए आगे, अब बात आती है कि यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये है बच्चों, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार HSC में पूछा जाएगा। तो अगले ने पूछा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है बच्चों यूनिट से। यूनिट का मैं फंडा बता देता हूँ। यूनिट में आपको याद क्या रखना है, मोल, और क्या याद रखोगे बच्चों, N और -1, इसके साथ L
और इसके साथ होता है n, 1 माइनस n, और साथ में क्या है पर सेकंड। ऐसे लिखना है, मोल की पावर 1 माइनस n करो बच्चों, ठीक है, और इसकी n माइनस 1। दोबारा से लिख देता हूँ, अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोल की पावर 1 माइनस n लेना है, लीटर की पावर n माइनस 1 लेना है, और सेकंड हमेशा प्रेजेंट रहेगा 1 में, क्लियर, -1 में। अब वो कहता है कि लीटर आ गया, तो इसका मतलब इसकी पावर आप ज़ीरो कर दो। ज़ीरो ऑर्डर में ये कौन सी रिएक्शन होगी, ज़ीरो ऑर्डर, तो यूनिट क्या बनेगी समझा देता हूँ। ज़ीरो ऑर्डर में यूनिट बनती है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर में सिर्फ बनेगी पर सेकंड, और फिर बनेगी मोल की माइनस आ जाए, लीटर की प्लस आ जाए, और पर सेकंड आ जाए, तो ये होती है सेकंड ऑर्डर। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, दूसरा, क्लियर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस का मतलब होता है पर्णाशी रक्ताल्पता, यानी एक तरह से राइबोफ्लेविन जो B12 क्वांटिटी है, साइनोकोबालमीन ये काम करना बंद कर दे तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, जिसे रक्त की कमी आनी शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते क्या है, पर्णाशी रक्ताल्पता। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब 120 कहता है निम्नलिखित कौन सा अणु कार्बन के लिए बाएं से दाएं। अब देखो इसने क्या बोला है, बाएं से दाएं, तो लेफ्ट हैंड से कहाँ जाना है, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है sp3 sp2 sp2 sp, जहां सिंगल बॉन्ड होता है बच्चों वहां sp3 लगती है, तो इसमें ढूंढ लो पहले सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें ट्रिपल है और इसमें कौन सा है, डबल, तो इन दोनों में से तो हो नहीं सकता, बचा कौन सा, ये और ये, तो इसमें सिंगल है लेकिन आगे जाके क्या डबल है, फिर ट्रिपल नहीं है, तो इसमें क्या है, जो पहला बॉन्ड है वो sp3 का ये है, फिर आगे जाके sp2 है वो डबल बॉन्ड है, क्लियर हो गया। आगे फिर हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो इसी के साथ ही होगी। देखो एक तो यहाँ sp2 में है और ये भी sp2 में है, ये दोनों कार्बन sp2 में है, इसलिए इसने इसके लिए और इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन लिखी। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए sp हो गया, और इन दोनों के लिए क्या है, sp। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, चौथा, ठीक है। तो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 है, फिर sp2 और फिर क्या है sp, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, चौथा, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट, यूरिया इज एक्सक्रेटेड बाय, यानी यूरिया उत्सर्जित होती है इनमें से किसके द्वारा, सिंपल है, फ्रॉग एडल्ट के द्वारा होती है, नेवर बी बाय द स्टारफिश, स्लैंड स्लैन एंड हाइड्रा, दे आर नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस वे, ओनली द मामेलिया यूरिया इज एक्सक्रेटेड बाय द फ्रॉग, यानी जो आपका वयस्क मेंढक होता है उसके द्वारा यूरिया उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक में 4% हाइड्रोजन 24% कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना है 4%, कार्बन कितना है बच्चों 24%, और आपके पास क्लोरीन कितनी है 71%। लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अगले ने मोलेकुलर मास दे दिया, कितना दे रखा है 99 ग्राम, तो इट्स मोलेकुलर फॉर्मूला, तो इनमें से सीधा क्या करो आप, मोलेकुलर मास निकाल दो, ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो 99 कहाँ पे बनता है, इस पे बनता है, कैसे, कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 4 ये हो गया, और क्लोरीन का हो गया बच्चों 71, क्योंकि 35.5 होता है, तो ये हो गया 28, 28 और 71 कितना हो गया बच्चों 99। ऑप्शन नंबर क्या बनता है, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड टाइम इंटरवल फॉर विच लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल। तो आपका ऑप्शन क्या लगाओगे, ये मैंने बच्चों वीडियो में अभी करवाया है, जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करवाया है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, आप लोग उस वीडियो में चेक कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है जो इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये जो फिनोमिना दे रखा है ना, इसमें अगर फिनोमिना पूछ ले तो उसका नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है बच्चों इस फिनोमिना का नाम। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खोजकर्ता कौन है, प्रथम खोजकर्ता बताओगे, और इसका समीकरण देने वाला कौन है, दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्यों, क्योंकि मैंने ये वीडियो में लिखवा रखा है और अच्छे से करवा रखा है। तो चलिए अब आता है कार्बन प्रतिरोधक का मान 54 × 10⁻³ है,
तथा प्रतिशत सहायता 5% है, तो कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम क्या है? तो इसमें क्वेश्चन होता है बच्चों, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो देखो इसमें समझ आ जाएगा आपके पास, पहला वर्ड होता है बी, फिर होता है बी, फिर होता है आर, फिर होता है ओ और फिर होता है वाई। तो इसके लिए तो होता है बच्चों 0, इसके लिए होता है 1, ये होता है ब्लैक ब्राउन रेड, रेड के लिए होता है 2, फिर ऑरेंज, ऑरेंज के लिए होता है 3, येलो के लिए होता है 4। ठीक है, ये तो हो गया बीबी रॉय। फिर आता है ग्रेट, जी से स्टार्ट होता है, ग्रेट, ग्रेट जी का मतलब होता है बच्चों ग्रीन। अब देखो इसके लिए नंबर दिया जाता है 5, तो 5 मिल गया तुम्हें। एक तो इसमें 5 देख लो, चौमन, चौमन में 5 पड़ा है, तो 5 के लिए कौन सा लगेगा? ग्रीन। फिर उसके बाद 4 पड़ा है, 4 के लिए लगेगा येलो। तो समझ जाओ आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर पे ग्रीन है और दूसरे नंबर पे क्या है? येलो। सोचने की जरूरत नहीं है। और जो फिर तीसरे नंबर पे 10 की पावर यूज होती है ना, वो किस में होती है? तीसरा 10 की पावर कितनी है? 3, 3 के लिए क्या लगाओगे तुम? ऑरेंज। तो इसका मतलब 10 की पावर 3 है, वो ऑरेंज है। तो देखो पहला ग्रीन, फिर येलो, तीसरा ऑरेंज। और जो 5% लगता है ये गोल्डन के लिए लगता है, चांदी के लिए 10%। याद रहे बच्चों, दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेना कि जो 5% जो लगता है वो किसके लिए लगता है? गोल्ड के लिए। 10% किसके लिए लगता है? याद रखना, चांदी के लिए। और 20% आ जाए तो वो किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास देख लो, पहले नंबर पे ग्रीन है, दूसरे पे येलो, तीसरे पे ऑरेंज और फिर क्या है? गोल्डन बैंड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? 2। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्प्रिंगों ए तथा बी जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है को इनके चारों सिरों पर समान परिमाण के बल आरोपित कर खींचा गया है। यदि ए में संचित ऊर्जा ई तो बी में कितनी होगी? तो देखो संचित ऊर्जा किस में निकलती है बच्चों? एनर्जी, एनर्जी इन ए, एनर्जी इन ए दे रखी है कितनी? ए। और वैसे एनर्जी निकलती किससे है? 1/2 और के एक्स स्क्वेयर से निकलती है। किससे निकलती है? 1/2 के एक्स स्क्वेयर। तो इससे आंसर क्या आएगा बच्चों? दोनों में मैच कर देना। जैसे मैं निकाल रहा हूँ ए की, तो ए की मेरे पास कितनी है? ई। निकालनी मुझे किस में है? बी में। तो बी की कितनी होती है बच्चों? 1/2 के बी और एक्स स्क्वेयर, ऐसे लिखोगे आप। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर को काटना है, दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों। बेझिझक आप लिख सकते हो कि ई ए का ई बी के साथ रिलेशन। क्यों? क्योंकि जो ई की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो ई की वैल्यू ई ए की जगह तो ई रख दोगे, निकालने किसकी है? ई बी की। तो आपका रिलेशन ये हो जाएगा ऐसे, ई बटा ई बी। अब आपके पास इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो है हाफ के ए एक्स स्क्वेयर और उसकी वैल्यू कितनी है? हाफ के बी एक्स स्क्वेयर। अब आप लोग क्या करेंगे? ई बी निकालना चाहते हो, तो 1/2 से 1/2 क्या हो गया? कैंसल। अब बचा कौन बच्चों आपके पास? के ए एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो गया? कैंसल। अब देखो आंसर इसमें कटने के बाद ये बचेगा, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। आपके पास बचेगा बच्चों ई ए बी इज इक्वल टू, ऊपर है के ए, नीचे बचेगा के बी। अब देखो रिलेशन क्या दे रखा है? के ए की वैल्यू कितनी है? 2 टाइम के बी। तो आप इस के ए की जगह 2 टाइम के बी रखोगे और नीचे भी क्या आएगा? के बी। तो के बी से के बी कैंसल हो गया। अब आपके पास ये बचा ई डिवाइडेड बाई ई बी इज इक्वल टू 2। आपका आंसर क्या चाहिए? ई बी। तो आपके पास ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ई बाई 2। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे पास ये क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन ये है बच्चों कि 150 ग्राम की गेंद, क्रिकेट गेंद 12 मीटर पर सेकंड के साथ वेग से गति कर रही है तथा इसे बल्ले से मारने पर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वापस लौट जाती है। यदि गेंद व बल्ले की संपर्क अवधि 1.01 सेकंड है तो बल्ले का आवेग क्या होगा? यानी आपको यहाँ पे इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो देखो बच्चों आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है एक तो, और नंबर 2 आपको क्या दे रखी है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जब 150 ग्राम की गेंद 12 मीटर पर सेकंड से आ रही है और मारने पर कितनी जा रही है? 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी v2 माइनस क्या निकालोगे आप? v1। नंबर 1 तो ये आ गया आपके पास। डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? t। पहला रिलेशन तो लगाओगे ये, इससे आपके पास क्या आएगा बच्चों? एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन आ गया पहली चीज़। नंबर 2, अच्छे से सुनते जाओ। तो आपके पास एक चीज़ तो आ चुकी है बच्चों, एक्सेलरेशन। नंबर 2 आपको क्या चाहिए, फोर्स। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपको निकाल दिया, उसके बाद आपके पास कंक्लूजन क्या बचता है, इम्पल्स। तो इम्पल्स होता है बच्चों फोर्स इनटू में टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू में टाइम। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड, 1.2 न्यूटन सेकंड इसका क्या होगा आंसर, 1.2 न्यूटन सेकंड इसका आंसर होगा। और कई बच्चे यहाँ पे एक गलती करेंगे, गलती मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोग कहाँ करते हो, जो 150 ग्राम लिखा हुआ है वहाँ करोगे बच्चों, उसको किलोग्राम में बदलना है। अच्छे से बता देता हूँ, क्लियर कर लेना दिमाग में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होती है बच्चों, हमेशा जहाँ डेल्टा जी नेगेटिव हो। याद रखना, जो डेल्टा जी है ये गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर ये 0 से कम है तो ये हमारे पास कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। नंबर 1। नंबर 2 बच्चों याद रखना, डेल्टा जी इक्वल टू क्या आ जाए, 0, तो इक्विलिब्रियम। और तीसरा केस आ जाए बच्चों डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, तो इट बी द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीनों अच्छे से बता दिए, अच्छे से याद रख लेना, दे धनादन, ठीक है। तो चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, ये क्या कहना चाहता है, एलसीआर परिपथ में सी धारिता के संधारित्र को 5 सी धारिता के संधारित्र से बदल दें। यानी आपका जो कैपेसिटर है सी को किस में बदला जाता है, 5C। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब ये क्वेश्चन आ जाए ना कि सी को 5C में बदला जाता है तो एल किस में बदला जाएगा, तो ये 5 है उसके नीचे ले आना है, सीधा आंसर है कि सी को जब 5C में बदला जाता है तो आपका इंडक्टर 5 टाइम घट जाता है, सीधी सी बात है। क्यों, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक्स एल और आपके पास एक्स सी, दो आपके रिएक्टेंस होते हैं। एक्स एल इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है और एक्स सी कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है। इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इन दोनों का ये क्वेश्चन कभी आ जाए कि सी को जैसे मैं लिख दूं 2C में बदल दिया जाता है, तो एल को मैं किस में बदल दूंगा, एल डैश निकालूंगा तो L/2 कर दूंगा, सिंपल। ऐसे ही जैसे पूछ ले कि सी को मेरा 4C में बदल दिया जाता है, 4C में, तो मेरा L किस में बदल दिया जाएगा, L/4 में बदल दिया जाएगा, सिंपल। तो यहाँ मेरे पास आंसर क्या होगा, L/5 होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन गिव्स प्रोपेन टू 1 एंड मिथेनॉल। आपके पास क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज होगी जो आपको प्रोपेन टू 1 और एक मिथेनॉल, यानी एक तो कीटोन देगी और एक एल्डिहाइड देगी। तो देगी कैसे भाई, ऐसे देगी, देखो पहलवानों, CH3 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है और फिर डबल बॉन्ड CH2 है। इनका ओजोनोलाइसिस करना है तो एक O यहाँ लगाओगे, एक O यहाँ और एक O यहाँ। ये आपकी डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है भाई। तो क्या करोगे आप, जो मैं ये बना रहा हूँ, राम मंदिर बनाने के बाद मैंने तोड़ दिया, CH3 और O, ये वाला और ये वाला तीनों मिलकर कीटोन बनाएंगे। ये जो बच गया इधर वाला पोर्शन, ये वाला, ये क्या बनाएगा आपके पास, मिथेनॉल। बच गई जो ऑक्सीजन, इसके लिए जिंक कैटालिस्ट का यूज किया जाता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में। प्रोसेस लिख देता हूँ भी पहलवानों, ऐसे लिखा होगा मेरे पास CH3C, ऊपर दिया होगा CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH2 लिखा होता है। तो मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन ऐसे लगाई और दो ऑक्सीजन ऐसे, ये राम मंदिर बन गया। फिर इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, जिंक, और क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ऐसे। तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड देगा, तो एक ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, जिंक के साथ, एक ऑक्सीजन इन 3 के साथ और एक ऑक्सीजन है इसके साथ। तो फंडामेंटली आपका जो आंसर बनता है वो लिख देता हूँ। एक तो बनेगा ये CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये तो बन गया आपके पास क्या, प्रोपेन टू 1। क्लियर है। नंबर 2 क्या बनेगा आपके पास, मिथेनॉल, यानी CH2O। इसे आप बच्चों क्या कह सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। इसे हम फॉर्मेलिन का भी सॉल्यूशन तैयार करते हैं। चलिए मुझे बताना, फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन कितने % होता है, जलीय विलयन होता है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। चलिए बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, अच्छे से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, अब आता है 130th क्वेश्चन कि हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस, ओहो सॉरी बच्चों, एक सेकंड, आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दिया मैंने। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपिन होगा। क्या होगा, 2 मेथिल प्रोपिन इसका आंसर होगा, 129th। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास,
1/30 कि हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स। याद रखना, इससे क्या करोगे, प्राइमरी वैलेंसी में तोड़ दो तो ये बनता है कोबाल्ट हेक्सा एमिने, यानी इसमें अमोनिया 6 है, इस पे चार्ज कितना आएगा 2+ और Cl नेगेटिव। लेकिन Cl कितने हैं पहलवानों, 2 है, तो एक तो चार्ज हो गया ये और 2 हो गए ये, आंसर क्या बनेगा आपका 3। तो इसमें कितने आयंस बनते हैं, जब हम इसको जलीय विलयन में लेके जाते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 3 आयंस। क्लियर है। तो चलिए यहाँ से एक और फंडामेंटली क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, जो ये अंदर दे रखा है कोबाल्ट और NH3 और 6। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले तो कितनी लगाओगे, +3 होती है। कितनी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इसमें पूछ ले इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर भाई कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। अच्छे से याद रखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे आता है पृथ्वी तल से कितने नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का आधा रह जाएगा। भाई बहुत वीडियो बना दी इस पे, तो ऊंचाई पे जाते हैं तो भी घटता है, गहराई में जाते हैं तो भी घटता है। ऊंचाई पे जाते हैं तो कितना घटता है, लिख देता हूँ, नया जो जी आता है G' वो होता है G × 1 - 2h/r। ये लिया जाता है फार्मूला कब, जब बच्चों हम ऊंचाई पे जाएं। ऊंचाई पे जाएं तो इस हिसाब से ग्रेविटी घटती है। नंबर 2, अगर हम गहराई में जाएं तो नया G' कितना आएगा, G × 1 - h/r होता है। तो अब वो कहता है जो ग्रेविटी है मेरी कितनी होगी, तो ग्रेविटी तो वही है। अब आपके पास G' का मान, G के लिए पूछता है कि आधा रह जाएगा, यानी G' की वैल्यू कितनी कह रहा है वो, आधी। ये कहता है ना त्वरण का मान पृथ्वी तल पर अगर आधा रह जाए तो यानी जो G' है वो कितना हो गया G/2। सामने कितना है G और 1 - h/r। r की वैल्यू कितनी है 6400 रेडियस दी हुई है, तो G से G क्या हो गया भाई कैंसल, 1/2 = 1 - h/6400 आ गया। अब आपका आंसर क्या बनता है बताता हूँ, ये इधर है 1/2, इधर है 1, इधर है -h और नीचे कितना है 6400, ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ और इसको इस साइड, तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे पॉइंट है, ये बचेगा h/6400 = 1 - 1/2। ये वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 होगी। अब आप क्या लिख सकते हो बच्चों, h = 6400/2। आंसर कितना आएगा आपके पास 3200। तो मेरे पास आंसर क्या होगा दूसरा। क्लियर है। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं अभी, अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो मैं करवा चुका। चलिए इससे आगे वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट और धांसू क्वेश्चन है। यदि मेरे पास क्वेश्चन ये दिया जाता है कि रेडियस ऑफ अर्थ बिकम 3 टाइम व्हेन व्हाट शुड बी चेंज इन डेंसिटी, तो सो वैल्यू ऑफ z डज नॉट चेंज, यानी आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसके लिए हमारे पास डेंसिटी क्या हो जाएगी, कब, जब हम रेडियस को कितना कर देंगे 3 टाइम कर देंगे। अर्थ की रेडियस जैसे ही बच्चों 3 टाइम होती है तो डेंसिटी 1/3 हो जाती है। याद रखना, डेंसिटी क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। अच्छे से याद रख लेना। चलिए हाँ, बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैंने चार्जिंग भी लगा दिया है। तो आंसर कैसे याद रखोगे बच्चों, डेंसिटी जो है, डेंसिटी का रिलेशन आपके पास रेसिप्रोकल टू क्या होता है रेडियस। रेडियस को आप 3 टाइम बढ़ाओगे तो आपकी डेंसिटी जो नहीं है वो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। तो आपका डेंसिटी बिकम्स 1/3। क्या आएगा, डेंसिटी बिकम 1/3। अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट, धातु की एक छड़ को जब हम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत संरेखित हो जाती है। तो पदार्थ की प्रकृति बताइए, तो उत्तर क्या लगाओगे बच्चों, प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो याद कर लेना, बिस्मथ का आता है कि बिस्मथ की छड़ को जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो कैसा बिहेव करती है, डायामैग्नेटिज्म वाला बिहेव करती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। क्लियर। तो चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 134। आपका क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक विलयन में 3 घटक हैं ए, बी और सी, प्रत्येक के 0.2 मोल और इनके मोल अंशों का योग, यानी सॉल्यूशन कंटेंट 3 कंपोनेंट ए बी सी ईच हैव 0.2 मोल, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन। यदि ये क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ ले कि हमें टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो आंसर हमेशा एक आएगा, यानी ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कंपोनेंट ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यानी अगर ये भी कह देना आपसे कि एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है जिसमें n कंपोनेंट है, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सोन xn तक चले जाओ, तो भी आंसर कितना आएगा? एक ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछे आपसे कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? तो चलिए अब आता विच ऑफ फॉलोइंग हैज sp3d हाइब्रिडाइजेशन, यानी स्क्वायर पिरामिड फॉर्म में होगी। स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म में स्ट्रक्चर किसकी होती है? जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका। जो SF4 है इसकी होती है सीसा, इसकी होती है टेट्राहेड्रल, और जिनोन जो आपके पास टेट्राफ्लोराइड है इसकी टेट्राहेड्रली और स्क्वायर प्लेनर शो करते हैं हम XeF4 की, SF4 की सीसा होती है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि एक आपका एलिमेंट है 120th वाले तत्व का स्थान आवर्त सारणी में क्या होगा? 119 है तो पहले ग्रुप के साथ, 120 है तो दूसरे ग्रुप के साथ, यानी 19 वाला पहले में, 20 वाला दूसरे में। आंसर क्या आएगा? क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन, बहुत बार बता दिया अभी मैंने ऑप्टिक्स के अंदर। जो पीछे मैराथन की 4-4.5 घंटे की वीडियो ली थी उसमें ऑप्टिक्स से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चन आए हैं, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तो मैं करवा चुका, एक तो ट्रांसवर्स नेचर वाला भी हो गया पीछे, एक ये आ गया फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो देखो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है बच्चों? इन्फिनिटी। पावर कितनी होती है? 0। और मैग्निफिकेशन हमेशा कितनी होती है? 1। क्योंकि जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उतनी इमेज की हाइट होती है। जो आप मैग्निफिकेशन निकालते हो वो रेशियो है किसका? हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आंसर कितना बनता है? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सेकंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत धाकड़ है जो दे रखा है, ये नीट में क्वेश्चन आया था, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों जो अब कर रहे हो आप। ठीक है, जीन का क्वेश्चन बहुत धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहता है व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। तो जीन एक्सप्रेशन जो पाथवे होता है प्रोटीन ट्रांसलेशन का, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन, मेटा यानी RNA, mRNA मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसलेशन और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सेकंड लगाओगे इसमें, क्योंकि इसको याद कैसे रखोगे? पहले होता है जी का मतलब होता है जीन, फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर होता है आर का मतलब याद रखना RNA, फिर होता है ट्रांसलेशनल T, और फिर होती है प्रोटीन। तो GTRTP क्या याद रखना है? जीन का ये क्वेश्चन आ जाए कि जीन अभिव्यक्ति का सही क्रम क्या है, तो GTRTP होता है, जिसमें जीन ट्रांसक्रिप्शन, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसलेशनल एंड प्रोटीन। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बच्चों? ये है, देखो एक सरल लोलक का किसी ग्रह पर आवर्तकाल 5 सेकंड, प्रभावी लंबाई 5 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी कर दी जाए कि वह 30 सेकंड में 20 दोलन करने लगे। तो देखो दोलन का मतलब होता क्या है बच्चों? टाइम पीरियड चाहिए आपको, यानी 30 सेकंड में वो कितनी लंबाई निकालनी है। तो देखो रिलेशन क्या होता है? T इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट LY कितना होता है? G, ये होता है। अब वो कहता है कि जब शुरुआत में उसका टाइम पीरियड कितना है? 5 सेकंड, और लंबाई कितनी है उसकी? 5 मीटर। तो यहाँ पे ये पुट करोगे आप ऐसे ही, मेरे पास टाइम कितना है? 5 इज इक्वल टू 1 कितना है? 2 और अंडर रूट 5 मीटर, और साथ में क्या है? जी। अब मेरे पास उस प्लेनेट का जी नहीं है, तो जी कैसे निकालोगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बच्चों, तो आपको ये मिलेगा। इधर तो हो जाएगा 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वेयर, और यहाँ बचे इनटू में बचेगा 5, और नीचे क्या बचेगा? जी। ये काट दो आप, 5 पे कट गया। यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? जी की। तो जी की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी, क्या बनेगी आपके पास? 1/2 स्क्वेयर और इनटू में 5, ये आ जाएगा आपका जी। अब वो आपसे क्या कहना चाहता है बच्चों? आगे पढ़ के देखो। अब वो कहना चाहता है कि इसकी लंबाई कितनी कर दी जाए कि वो 30 सेकंड में 20 दोलन करे। तो अब आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालोगे। पहले फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 दोलन कितने सेकंड में होते हैं? 30 में। तो काट दो, आपका आंसर क्या बचता है? 3/2। तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है? टाइम पीरियड। तो 3/2 आपका टाइम पीरियड हो गया नया, किसके बराबर होगा? 1/2 होगा, और अंडर रूट LY क्या है? जी, ये हो गया। अब आपको जी की वैल्यू निकाल के बताई थी, निकालनी क्या है? L। तो कैसे करोगे आप? आपके पास ये है 3/2, इधर है 1/2, अंडर रूट LY जी है, तो आप लोग क्या करेंगे? जो अंडर रूट L/G है ना,
इन दोनों का क्या करोगे, पहले स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास क्या आएगा, इधर तो आएगा 9/4, इधर मिलेगा आपके पास 1/2 पाई का स्क्वायर और साथ में होगा L/G। हो गया। अब आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आई है ये रही, इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली है। इसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी, 1/2 पाई की स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास बच्चों कितनी, 5 और साथ में जी, तो यानी 5 इंटू में जी हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू पीछे वाली लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9/4। 1/2 पाई स्क्वायर की वैल्यू थी 5g और इंटू में एल बाई कितना हो गया, जी, कैंसिल हो गया। ये 5 इधर ले आओ, तो एल की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 9/20। इसको काटोगे तो उत्तर कितना आएगा, 0.45 मीटर आएगा। कितना आएगा, 0.45 मीटर। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा बच्चों, बहुत ईजी वे से करवाया आपने। बाकी चलिए आपकी किस्मत आगे आता है कि नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धूम कोरे का सामान्य घटक नहीं है। तो ये बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे परऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट लगाएंगे, ओजोन लगाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, CFC, यानी कुछ भी लगा सकते हैं। तो आंसर इसमें पक्का आपका क्या लगाना है, ओजोन। देखो फोटोकेमिकल स्मोग बोला है तो ओजोन इसमें ये काम नहीं करती, पैन करता है, इसे पैन बोलते हैं, PAN, यानी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये केमिस्ट्री PGT में भी आया था। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन को तोड़ने का काम करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन को तोड़ने का काम करता है, यानी तीनों के तीनों ओजोन को तोड़ने का और प्लस केमिकल स्मोक का काम करते हैं। तो इसमें सिर्फ एक नहीं है, कौन है, ओजोन। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड यानी ओजोन। क्लियर, नेक्स्ट याद रखना, आगे भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा आगे अब चलिए 141 कि दो कणों के बीच अप्रत्याशित टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा संरक्षित रहती है। तो विच क्वांटिटी ऑलवेज बी कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, यानी इन इलास्टिक कोलिजन आ जाए ना और कंजर्वेशन पूछ ले तो आंसर एक ही याद रखना है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धाकड़ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 142 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो बच्चों इसमें बॉन्ड ऑर्डर कई बच्चे क्या करते हैं, निकाल नहीं सकते। तो क्या करना था, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्लोरीन का होता है 1, तो ये तो फेल हो गया। अच्छा O2F2 और F2 का इनका कोई मैच नहीं है, मैंने इलेक्ट्रॉन गिन के भी बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गिन के भी काउंट कर सकते हो आप, जैसे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। अच्छा इसके और इसके, अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है, इन दोनों के बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मैच करते हैं इन दोनों के। तो आंसर आपका कौन सा है, तीसरा। वैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा मैं क्लास में, लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखो, बॉन्ड पेयर ऐसा क्वेश्चन देता है तो NO पॉजिटिव और CO के दोनों के बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सेम। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, क्लोरीन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 2। क्लियर, या नाइट्रोजन आगे, नाइट्रोजन का कितना है 3, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। क्लियर। तो चलिए उसके बाद आता है, ए पॉइंट चार्ज इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कल इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज Q। तो वर्क डन, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ये पॉइंट चार्ज है Q और इसके फील्ड में छोटा चार्ज Q घूम रहा है। तो वो कहता है कि कंप्लीट रोटेशन करता है तो उसमें वर्क डन कितना होगा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन आ जाए सर्कुलर पाथ में तो वर्क डन ऑलवेज क्या याद रखोगे, 0। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर पाथ आ जाए चार्ज के मामले में बच्चों तो वर्क डन कितना लगाओगे आप, 0। क्लियर है, सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आता है, ये रिएक्शन दे रखी है बच्चों, हो सकता है ये रिएक्शन ग्राम सचिव के अंदर दे दे, ऐसी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैसे हमारे पास इसे बोलते हैं कार्बाइलमाइन टेस्ट। ये जो आपका प्रोडक्ट बना है ये बनता है RN और ऐसे ये C, ये बनता है बच्चों, इसे बोलते हैं कार्बाइल माइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन होता है इसका नाम, ये कार्बाइल है और ये अमाइन है, तो कार्बाइल अमाइन बोलते हैं इसका नाम होता है। ये हमारा प्राइमरी अमाइन के टेस्ट में काम आता है कि जब प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और अल्कलाइन के साथ रिएक्शन करती है तो हमें प्रोडक्ट क्या देती है, तो कार्बाइल अमाइन देती है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, 4, यानी प्राइमरी अमाइन ये है RNH2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन KOH। जैसे रिएक्शन होगी तो RNC बनाएगी, क्या बनाएगी, RNC। RNC आपके पास क्या कंपाउंड होता है, कार्बाइल अमाइन होता है और ये आपका कौन सा टेस्ट माना जाता है,
प्राइमरी अमाइन का टेस्ट माना जाता है। क्लियर है। अब देखो 148 क्या कहता है, 45 क्या, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में सही या सत्य नहीं है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण कोशिका द्रव्य में होता है, इनमें से कुछ नाइट्रोजन शीतलीकरण में सक्षम होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड्स नहीं होते। तो यही आपका गलत है तीसरा पोर्शन कि आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड होता है, और यही इसने क्या दे रखा आंसर। तो ये हमारे पास इसका क्या है, रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर है, बाकी इसमें सब सही है। चलिए इसके बाद आता है 146, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर वायर डिपेंड्स ऑन। तो सिंपल है बच्चों, जो रेजिस्टिविटी होती है, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, R इज इक्वल टू रो एल वाई क्या होता है ए। ये तो होता है रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। बात आती है रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नंबर 1 टेम्परेचर पे, और नंबर 2 करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, यानी जिस मटेरियल से तार बना हुआ है, और नंबर 2 टेम्परेचर। इन दो पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे आप, थर्ड, की चालक तार के पदार्थ की प्रकृति व चालक तार के तापमान पर डिपेंड करती है। क्लियर। इसके लिए आप डीएमएलटी में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हो। डीएमएलटी की 4 वीडियो है, जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। क्लियर, वहाँ देख सकते हो। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों का टेम्परेचर रिलेशन बताया हुआ है, अच्छे से देख सकते हो। क्लियर। तो चलिए 145 में क्या कहता है, मास ऑफ 5 kg इज मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर इफ मास मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी वुड बी। अब वो कहता है रिवॉल्यूशन जो है वो पर मिनट है, तो आप लोग पहले पर सेकंड रिवॉल्यूशन निकालेंगे और आप उस 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेडियस जो है आपकी सरकमफ्रेंस ऐसे निकालोगे बच्चों, बता देता हूँ। जैसे सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी घूमती है, इसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, और अब इसकी सबसे पहले आप लेंथ निकालोगे, तो लेंथ कितनी होती है आपके 2 पाई आर, ये होगी 2 पाई आर, तो होगी लेंथ। टाइम कितना हो गया पर मिनट, टाइम कितना हो गया पर मिनट। ऐसे 2 पाई आर कितने काटती है वो चक्कर, 300। कितने काटती है ऐसे 2 पाई आर, 300, क्योंकि उसने लिखा है ना रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आपके पास लंबाई जो हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी 300 गुणा 2 पाई आर बटे पर मिनट। पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 0 से 0 उड़ गई, 6 पंजे 30। तो आपके पास जो आपकी वेलोसिटी आएगी बच्चों, वो कितनी आएगी, 10 पाई और आर आ गई। कितनी आ गई, 10 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। क्लियर। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 10 पाई मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब आपको निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो आगे हाफ एम वी स्क्वेयर कैसे निकलेगी बच्चों, देखो हाफ एम कितना है 5 kg इंटू वी, वी कितना आया था 10 पाई का स्क्वेयर। तो 10 पाई का स्क्वेयर करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1/2 इंटू में 5 इंटू में 100 पाई स्क्वेयर हो गया। तो इसको काट दो, किस पे जाएगा 50। तो आंसर कितना आएगा, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे 250 पाई स्क्वेयर। ये आपका क्या होगा आंसर, आंसर नंबर 3। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि गिवन रिएक्शन है, इसे संतुलित करना है। तो देखो कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन ले लो और बनाना क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बन रहा है वाटर। अब देखो बैलेंस कैसे करें, कार्बन कितने हैं यहाँ 8, तो यहाँ गुणा किससे कर दो 4 से, तो ये होगी 4 से। अब कार्बन कितने हैं यहाँ 3 से, तो 3 से गुणा कर दो। अब 3 दूनी कितने हो गए 6, और ये कितने हो गए 4 10। ऑक्सीजन तो होगी इस साइड 10, इधर कितनी है सिर्फ 2, तो 5 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10। अब सारा सौदा क्या है बैलेंस। तो आपका ऑप्शन कैसे बनता है, तो देखो पहले क्या है, पहले के साथ ए की वैल्यू 1 ही होगी, क्या होगी 1। बी की वैल्यू कितनी होगी 5, डी की वैल्यू कार्बन, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, तो 4 से गुणा करोगे तो 4, तो 1 3 5 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा 4th। ये आपका क्या होगा आंसर। क्लियर। लिंज लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो जो लिंज लॉ है ना बच्चों, वो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, किस पे काम करेगा एनर्जी। तो लिंज लॉ ऑलवेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी आपके पास ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदलती है, मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है किस सर्किट के अंदर, तो उस सर्किट का नाम भी खास है, टैंक सर्किट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं
टैंक सर्किट जिसमें ऑसिलेशन होते हैं बच्चों, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, वो पैदा होते हैं किसके अंदर, एलसी सर्किट के अंदर। तो लिंज लॉ जो है वो उसी को रिलेट करके बताता है कि किस प्रकार मैग्नेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आपकी लिंज के अंदर एल मैग्नेटिक एनर्जी है और इंडक्टर में स्टोरेज होती है उसको कैसे निकाला जाता है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर से निकाला जाता है, जिसका क्लर्क में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, तो चलिए 150th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कन्वेक्स लेंस। ये भी मैंने ऑप्टिक्स में करवाया था, कहा था ना बच्चों इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। अब ऑप्टिक्स का ये क्वेश्चन देखो कितना धाकड़ है। कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है, दूसरा कनकेव है। तो ये आपका कन्वेक्स हो गया और दूसरा आपका कन्वेक्स कनकेव हो गया। इसकी फोकल लेंथ 8 है, इसकी कितनी है 10। तो आपको रिजल्टेंट फोकल लेंथ निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बता रखा है, F1 F2 डिवाइडेड बाय F1 माइनस F2। F1 तो फोकल लेंथ है कनकेव कन्वेक्स की, F2 किसकी है, कनकेव की। कनकेव वाली कैसी लेनी है, नेगेटिव लेनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो अब आपके पास कंक्लूजन क्या बचा, जो एफ डैश की वैल्यू निकालोगे आप, F1 और F2। F1 की वैल्यू है 8, F2 की वैल्यू कितनी है 10। नीचे F1 कितना है 8 माइनस 10, ये आपका क्या हो चुका है आंसर। आंसर कितना आएगा माइनस का 40। तो ये आपका क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। तो आंसर क्या लगाओगे 40 सेंटीमीटर। तो ये थी बच्चों आपकी एच टेट के साइंस के क्वेश्चनों की कंप्लीट कंक्लूजन, रिवीजन मान लो इसे, सॉल्यूशन मान लो, कैसा भी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी है, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम में काम आएगी। और जो मेरे प्यारे साथी टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम दे के आए हैं, हो सकता है वो आगे नेक्स्ट जब दें, या तो आशा करता हूँ, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि उनका इस बार ही हो जाए, आगे देना ही ना पड़े शायद। पर फिर भी खुदा ना खास्ता ना क्लियर हो तो उसके लिए तैयारी कर सकते हो। बाकी एग्ज़ामों के लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। काफ़ी दिनों के वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। घर पे बोर्ड सेटअप कर रखा था लेकिन किसी कारणवश वहाँ भी नहीं डाल पाया। तो चलिए आज के लिए मैंने आंसर की ही तैयार कर दी है। ये सभी बच्चे देख लेना, शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और नया बच्चा आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।